स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 6 मई दिन बुधवार के करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक प्रश्न को समझना है, तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2021 से बढ़ा करके किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा खेल होंगे, उनका आयोजन किया जाएगा 2023 में। कारण, तो उसका एक कारण आपका मोटा मोटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक होने थे वो होने थे 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्हें बढ़ा करके कर दिया गया 2021 में। तो दो अंतर्राष्ट्रीय एक खेलों का आयोजन एक वर्ष में ना कराया जाए, इस सामंजस्य को बिठाने के लिए कोविड-19 के प्रभाव के कारण टोक्यो ओलंपिक को कर दिया गया 2021 के लिए, और राष्ट्रमंडल युवा खेल जो होने थे उनको बढ़ा करके कर दिया गया 2023 में। तो इतनी बात आपको याद रखनी होगी कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल थे वो 2023 में अब आयोजित होंगे, और ओलंपिक कब होगा? तो 2021 में होंगे। ठीक है। कुछ मोटी बात आप एक और याद रखिए कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है उसका गठन 1932 में किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक 4 वर्षों पर कॉमनवेल्थ युवा खेलों का या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। आई होप आप बात को समझे होंगे। आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि अभी हाल ही में जो पिछले राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन कहाँ किया गया था, और दूसरी चीज़ भारत का उसमें स्थान क्या था। तो ये दो जानकारियाँ आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर हाल ही में किस पहल को प्रारंभ किया गया है? तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर अभी हाल ही में आरोग्य सेतु मित्र नाम का एक पहल प्रारंभ किया गया है। देखिए, दोनों में अंतर ये है क्योंकि एक पोर्टल की भांति काम करेगा इसी एप्लीकेशन के भीतर। तो आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। जैसे आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पर आप ऑलरेडी आपको आरोग्य सेतु मित्र की आपको एक वेब कह सकता हूँ या पोर्टल मिलेगा। ठीक है। जो डेटा आप ऑलरेडी आरोग्य सेतु मित्र के लिए शेयर कर चुके हैं, नाम, पता, जो भी चीज़ें, अब आपको दोबारा आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप जो एप्लीकेशन, ये आपका जो आरोग्य सेतु मित्र है, इसका काम क्या होगा? तो इसका कोई विशेष काम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुफ्त परामर्श आपको मिल जाएगा कि कोविड-19 से जुड़े हुए जितने मसले होते हैं तो वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर मुफ्त परामर्श प्राप्त हो जाएगा, और इसीलिए आरोग्य सेतु मित्र जो है वो पहल को ऐड किया गया है। किसके अंतर्गत? आरोग्य सेतु मित्र के अंतर्गत। दो चीज़ें हो गई। अगर मैं बात करूं आरोग्य सेतु मित्र की, तो आरोग्य सेतु मित्र को आप सब जानते हैं कि आरोग्य सेतु मित्र आपका विभिन्न 11 भाषाओं में बनाया गया एक एप्लीकेशन है, जो 11 भाषाओं में विभिन्न जानकारियां से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बड़ा काम की चीज़ है कि 11 भाषाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया था या जारी किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, वो कितनी भाषाओं में जानकारी प्रदत्त करता है? तो 11 भाषाओं में जानकारी देता है। उसके अलावा आपको जीपीएस और साथ साथ में ब्लूटूथ डिवाइस जो आपकी हैं अंतर्गत, उन्हें ओपन रखना पड़ेगा। ये जिससे कि आपको क्या होगा कि व्यक्ति 6 फीट के दायरे में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आता है तो वो आपको इंगेज कर देता है, बता देता है। और हाल ही में कोविड-19 के कारण ही आरोग्य सेतु मित्र ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर एक इतना ज़्यादा डाउनलोड होने वाला एप्लीकेशन, बड़ा कीर्तिमान इसने बनाया था आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने। तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। आगे देखते हैं। वार्षिक गिलर्मो कैनो वर्डप्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को जो मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में एक पुरस्कार की स्थापना भी की गई थी। और उसकी मैंने बैकलॉग में आपको हिस्ट्री समझाई थी कि कोलंबिया के एक पत्रकार उनका नाम था गिलर्मो कैनो इज्जा। तो इतना नाम आप इसी में ऐड रखिएगा, बाद में एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, इज्जा। इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की जाती है 1997 में। और 1997 में जो पुरस्कार की स्थापना की गई, उसके लिए पुरस्कार राशि रखी उन्होंने $45,000 की। तो पूरा $45,000 पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी हत्या कर दी गई थी 19 मैं बात करूं 86 में, ये गिलर्मो कैनो इज्जा की। ये भी एक पत्रकार थे कोलंबिया के ही। और हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है इनके नाम पर, वो भी कोलंबिया के ही हैं। उनका नाम है जिनेथ बिदोया लीमा। अगर मैं बात करूं जिनेथ बिदोया लीमा की, तो जिनेथ बिदोया लीमा दो पहलुओं पर काम करते हैं। एक तो सशस्त्र सेना का जो संबंधित मसले होते हैं उनके ऊपर रिपोर्ट जारी करते हैं, और दूसरा महिला उत्पीड़न से जितने भी मसले रहते हैं उनके ऊपर भी इनका विषय वस्तु जारी होती है। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपसे एक बात मैंने प्रश्न वहाँ पर उत्तर पूछा भी था और बताया भी था साथ साथ में कि हाल ही में जो ये आपके मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए सम्मेलन का आयोजन किस देश ने कराया था अभी हाल ही में? तो इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपका प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए, अगला है, गूगल ने वैश्विक स्तर पर 2019 में कितना अनुचित विज्ञापन को हटा दिया है? अनुचित मतलब यूजलेस ऐड जितना है, तो वो 2.7 बिलियन ऐड को गूगल ने हटा दिया है। तो ये जानकारी 2019 के रिकॉर्ड पर दी है गूगल ने। गूगल की बात करूं तो गूगल का वर्तमान में हेडक्वार्टर आप सब जानते हैं यूएस के कैलिफोर्निया में है। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ एक बार और याद रखिएगा कि गूगल के सीईओ भारतीय मूल के हैं, और वो खड़गपुर आईआईटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उनका नाम है सुंदर पिचई।
तो सुंदर पिचई जी गूगल के कौन हैं, सीईओ हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है साथ साथ में, ठीक है। 2.7 बिलियन जो अनुचित या फिर यूजलेस विज्ञापन था उसे हटा दिया है गूगल ने। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी निवासियों के लिए 120 दिन रोजगार देने के लिए कौन सी योजना को प्रारंभ किया है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जस्ट बिकॉज कोविड-19 के कारण जो शहरी क्षेत्र के लोग इफेक्टेड हुए हैं या प्रभावित हुए हैं, उनको 120 दिन का रोजगार न्यूनतम दिया जा सके, जिससे कि उनके जीवन पर्यंत चलाया जा सके, इसीलिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। आपको दो चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि क्योंकि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, अपने आप को कोविड-19 से मुक्त कर दिया है। और दूसरी चीज़ कि गोवा ऐसा पहला राज्य था जिसने कोविड-19 से मुक्त अपने आप को घोषित किया था। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो वर्तमान में सीएम है जयराम ठाकुर जी, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर है इसका यहाँ का क्षेत्रफल। और आधिकारिक भाषा की बात करूँ तो यहाँ का आधिकारिक भाषाएं दो हैं, एक तो संस्कृत और दूसरी है हिंदी, ठीक है। दो देवभूमि के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों राज्य तो देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए याद रखिएगा कि जो इसका चारों तरफ का सर्कुलेट एरिया है वो किस किस राज्यों को शेयर करता है। तो आपको याद रखिएगा, ईस्ट में शेयर करता है तिब्बत से, वेस्ट में शेयर करता है पंजाब से, और साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो साउथ वेस्ट शेयर करता है हरियाणा से, और उसके अतिरिक्त साउथ ईस्ट की बात करूं मैं, यानी कि दक्षिण पूर्व की बात करूं तो वो यूके यानी कि उत्तराखंड से शेयर करता है। तो इतनी आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी साथ साथ में, तो ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु व पर्यावरण निगरानी के लिए किस देश ने अपना सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो रिसेंट में सैटेलाइट लॉन्च किया है किसने, रशिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस लिए, जलवायु व पर्यावरण निगरानी के लिए। काम क्या करेगा कि आर्कटिक रीजन में, अभी आप लोगों ने अगर करंट की न्यूज़ पढ़ी है या मैंने आप लोगों को वीडियो देखते हैं रेगुलर रूप से, तो आर्कटिक रीजन में एक ओजोन का छिद्र था, वो ओजोन का छिद्र भर चुका है, ठीक है। आर्कटिक रीजन में ही ये रिपोर्ट आई है। अगर ये छिद्र नहीं भरता, ये करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में था, इतना बड़ा था, अगर ये नहीं भरता तो जितने भी साउथ पोल के आसपास जितने भी कंट्रीज थे वो प्रभावित होते, और हो सकता था कि आए दिन में वहाँ पर विनाश की स्थितियाँ देखने को मिलती, क्योंकि ओजोन जो परत होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती हैं, लोगों को स्किन कैंसर से बचाती हैं, आसपास की जो पर्यावरण अनुकूल स्थितियां हैं उनको बचाती है ओजोन परत। तो ये बात याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ओजोन छिद्र भर गया है आर्कटिक रीजन का। अब रशिया की बात आई, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो आर्कटिक M1 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उसको लॉन्च करने के लिए हाल ही में एक जो उपग्रह मैं बोलूँ या कह सकता हूँ कि एक तरीके का एक वायुसेना रॉकेट, तो उसका नाम दिया है सोयूज़, SOYUZ, सोयूज़ 2-1B, इसका नाम है रॉकेट का, सोयूज़ 2-1B रॉकेट का नाम दे रखा है। इसी से ही जो वाहक रॉकेट है, इससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, और ये एक प्रकार का संचार उपग्रह होगा जो कि जानकारी इसके ऊपर प्रेषित करेगा रशिया को। रशिया की अगर स्पेस एजेंसी की बात करूँ तो रोसकोसमोस, SCOMOS, तो ये यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है। जैसे इंडिया की क्या है, इसरो, ठीक है, इसरो यहाँ की है, ठीक है ना, इतनी याद रखिएगा। जापान की जाक्सा है, जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, जाक्सा। जैसे कि यूरोप की बात करूँ तो यूरोप स्पेस एजेंसी, कनाडा की बात करूँ तो कनाडा स्पेस एजेंसी। तो इस तरीके से स्पेस एजेंसियाँ अलग अलग होती हैं, तो उसके बाद अलग अलग आप जानते ही हैं। रशिया की राजधानी है मॉस्को, करेंसी रूबल, और वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने किस मल्टीमीडिया गाइड को हाल ही में जारी कर दिया है। तो कोविड-19 की पूरी जानकारी, कैसे कोविड-19 फैलता है और वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं, सारी गाइडलाइन इसी में मल्टीमीडिया गाइड में आपको मिल जाएंगी। तो इसका नाम दिया है कोविड कथा, तो कोविड कथा के नाम से इसे लॉन्च किया है हर्षवर्धन जी ने। और लॉन्च करने का एक कारण भी इसका था क्योंकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास विभाग जो है, फिर से बोल रहा हूँ, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो मई 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, 1971 में, और इसके रिसेंट में मई में ही इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसीलिए कोविड कथा नाम की एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। तो याद रखें, जो मैंने अभी बात बताया आपको, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास विभाग की, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो कोविड कथा आपको बात समझ में आ गई, मल्टीमीडिया गाइड है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी कोविड-19 संबंधित मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप लोगों को इससे पहले भी एक नाम आया था डोप टेस्ट के मामले में, तो विश्व डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने भी हाल ही में डिस्कस थ्रोअर भारत की हैं संदीप कुमारी, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया 4 वर्ष का, जस्ट बिकॉज इनके अभी हाल ही में जो जून 2018 में गुवाहाटी में राज्य स्तर के जो खेल हुए थे, जून 2018 में गुवाहाटी में,
उसमें इनका जो टेस्ट लिया गया वाडा द्वारा, उसमें स्टेरॉइड, एक जो मादक पदार्थ है स्टेरॉइड इनके शरीर में मिला था। तो स्टेरॉइड के कारण इनके ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। वाडा की मैं बात करूं, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो संदीप कुमार जी के ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। डिस्कस थ्रोवर थी, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। ये बात आप याद रखिएगा कि वाडा द्वारा लगाया। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की होती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। ये क्यों दिया जाता है, लेकिन आपको याद होगा इस बात को लेकर कि सरदार पटेल ने लगभग 562 रियासतों को क्या किया था, विलय करवा लिया था भारत के अंतर्गत, जो नहीं होना चाहती थी भारत के शामिल होना। और अंतिम रियासत की जिसके बारे में चर्चा होती है, वो अंतिम रियासत तो नहीं कह सकता, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम थे, उनको बलपूर्वक करा लिया गया रियासत का विलय। और अंतिम रियासत का जब नाम आता है तो जूनागढ़ रियासत अंतिम रियासत थी, जिसे सरदार पटेल के सहयोग से शामिल किया गया था। और वो बिल्कुल भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, वो पाकिस्तान में शामिल हो। एग्जाम में कई बार पूछा गया तो अंतिम रियासत कौन थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती, तो जूनागढ़ रियासत। खैर बैक में आते हैं, 562 रियासत तो थी। उसके अलावा आप लोगों को एक बात और याद रखिएगा कि सरदार पटेल जी के जो अभी हाल ही में जो पुरस्कार, ये एकीकरण के लिए पुरस्कार दिया जाना था, इसके लिए एक लिस्ट तैयार की जानी थी और इसके लिए आवेदन करने थे। तो जो आवेदन होने थे उनकी तिथि बढ़ गई है, क्योंकि अभी हाल ही में मई में तिथि खत्म होनी थी, लेकिन अभी जब आवेदन नहीं आ पाए तो जाहिर सी बात है आवेदन बढ़ा दिए गए हैं इसके लिए। तो जो अंतिम आवेदन होंगे वो जून तक के लिए कर दिए गए हैं, यानी कि जून तक की आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार के लिए। ये प्रत्येक वर्ष अब 31 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी को जो जन्मदिन होता है उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके अलावा सरदार पटेल जी की अगर मैं बात करूँ तो सरदार जी पटेल जी हमारे 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो इनका जन्म नडियाड या नडियाड, जो भी आपसे आप याद रख सकें, नडियाड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन था उस समय, तभी इनका जन्म हुआ था। और भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। मृत्यु की बात करूं तो 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने हाल ही में यूनुस होमस पर प्रतिबंध लगाया है। तो उनका संबंध किस देश से था, उनका प्रतिबंध था मिस्र से। इन्हें भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग के आरोप में ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया है, आजीवन प्रतिबंध लग गया है। अब ये कभी टेनिस नहीं खेल पाएंगे, इतनी बात आपको याद रखना है। तो इनका संबंध मिस्र थे, यूसुफ होसम। अगर मैं बात करूं मिस्र की, तो मिस्र की जो राजधानी है वो कायरा, आप अगर इंग्लिश में देखते हैं तो कायरो लिख के आता है। नील नदी के तट पर बसा हुआ इसकी राजधानी है, जो ये काहिरा है। अब्देल फतेह अल सीसी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि मिस्र से संबंधित घटना है ये आपकी यूनुस होसम। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा वीडियो अपनी जरूर राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।